हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर 10 के डिलाइट आईएएस फैमिली। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी एनसीईआरटी भूगोल में क्लास 9 में लास्ट चैप्टर जो होगा जनसंख्या। चैप्टर 6 आज हमारा लास्ट चैप्टर होगा क्लास 9 का। उसके बाद हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी फिनिश हो जाएगी। हम कल से स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास का आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर था 100 सेंटीमीटर। 100 to 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। 200 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण की हम बात करें, पहले बात करें जनसंख्या के बारे में। तो आप सभी को पता है किसी भी देश का जो मानव संसाधन है वो उत्पादन एवं उपभोग करता है। ठीक है, यदि वो उत्पादन भी करता है तो उपभोग भी वही करता है। और इसलिए ये जानना आवश्यक है कि देश में कितने लोग निवास करते हैं, अर्थात भारत में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और उनकी संख्याओं में वृद्धि क्यों हो रही है। अभी हाल ही में मैंने सुना है, देखा है कि हमारे इंडिया ने चाइना को अर्थात चीन को भी पीछे छोड़ दिया है जनसंख्या वृद्धि में। चीन की जनसंख्या तो थी 1.41 बिलियन। ठीक है, और अभी इंडिया की हो गई है 1.42 बिलियन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है भारत की वो किस प्रकार से बढ़े जा रही है। ठीक है, तो जनसंख्या एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो जनसंख्या का आकार एवं वितरण के बारे में देखें तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर की विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जो उत्तर प्रदेश बन गया है, जहाँ की कुल आबादी जो है 1,990 लाख है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है राज्यों के मामले में वो कहाँ पे है? यूपी में है। दूसरी ओर बात करें हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख की है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जनसंख्या का वितरण है अलग अलग राज्यों में। वहीं बात करें भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। और राजस्थान जो है वो हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या के केवल 5.5% है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना बड़ा है लेकिन फिर भी आबादी यहाँ पे कम है। और यूपी की देखें, उत्तर प्रदेश की देखें तो क्षेत्रफल उतना नहीं है जितनी ज़्यादा यहाँ पे आबादी बढ़ रही है। आगे बात कर लेते हैं जनसंख्या के घनत्व के आधार पर भारत में जो वितरण है जनसंख्या का उसके बारे में। आपको यहाँ कुछ डायग्राम देखने को मिल रहे होंगे, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि भारत की आबादी किस तरीके से है। बात करें भारत के कुल क्षेत्रफल के बारे में तो वो विश्व का जो है वो विश्व का इतना सा हिस्सा है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या के मामले में वो विश्व का इतना बड़ा हिस्सा है। आप समझ पा रहे हैं कि इतने से क्षेत्रफल में इतनी ज़्यादा आबादी किस प्रकार से रह रही है। तो क्यों ना हो यहाँ पे बेरोजगारी और क्यों ना हो आवास के लिए दिक्कतें, है ना। तो कितनी सारी दिक्कतें होती हैं जनसंख्या बढ़ने पर। बात है घनत्व के बारे में तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व की घनी आबादी वाले देशों में से एक है। 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है था, जहां बिहार की जनसंख्या का घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17। It's 11:43 a.m.
हैं। वहीं बात कर लेते हैं जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में। तो जनसंख्या परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव से होता है। जन्म आप It's 11:44 a.m. आजकल क्या हो रहा है कि सभी लोग जॉब की उससे विदेशों में बहुत जा रहे हैं। इंडिया के लोग जनसंख्या वृद्धि ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक प्रतिवर्ष 1 दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे कि 2011 की जनसंख्या से घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? निरपेक्ष वृद्धि। यदि आपसे कोई पूछे कि निरपेक्ष वृद्धि क्या है, तो ये जनसंख्या से रिलेटेड है। अर्थात जनसंख्या वृद्धि को निकालना, ज्ञात करना कि पिछले 10 वर्षों में कैसी थी और आगे वाले मतलब लास्ट कुछ 20 वर्षों का घटाना और उनमें निकालना कि कितना डिफरेंस आया है, वो निकालना निरपेक्ष वृद्धि कहलाता है। इसी लैंग्वेज में आपको समझ में आए तो यही बात है कि पिछले 20 वर्षों में डिफरेंस निकालना, यही निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। वहीं बात करें जनसंख्या की वृद्धि की दर, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या पर प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि होना। ठीक है, 2% वृद्धि बोल रहा है, तो कहीं यदि 100 व्यक्ति तो हैं तो उन पे 2% वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वो 100 से 102 हो गए। ठीक है, तो ये कह रहा है। वहीं बात करें, इसे क्या कहा जाता है? वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आयु संरचना के बारे में। तो हमारे भारत में वयस्क जो हैं वो 58.7% है, वहीं वृद्ध जो है 6.9% है और बच्चे 34.4% है। तो यह आयु की संरचना को डिवाइड किया गया है भारत में। तो सबसे अधिक क्या है? युवा शक्ति है। भारत कैसा देश है? युवा शक्ति देश है। ठीक है, और किसी भी देश को विकसित करने के लिए उसमें युवा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है, और यही हमारी इंडिया के पास प्लस पॉइंट है। तो हम सब जो युवा शक्ति हैं वो भारत का भविष्य है। वहीं बात कर लेते हैं लिंगानुपात के बारे में। तो ये कुछ जनगणना वर्ष हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा वृद्धि हुई है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के बारे में। ठीक है, महिलाओं की जनसंख्या के बारे में। तो अभी जो इतना चल रहा है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं देखने को मिल रही हैं। अभी भी बेटी बचाओ वाला अभियान ज़रूरी है हमारे देश में। ठीक है, बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। अभी भी इतनी सारी योजनाएं लागू करने के बाद भी बहुत बड़ा डिफरेंस अभी भी चल रहा है। वहीं बात करें केरल राज्य के बारे में, तो केरल इस चीज़ में सबसे टॉप पर आया है हमारे भारत देश में। राज्यों में देखें तो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 1084 है, और पुडुचेरी में प्रति 1000 पुरुषों पर 1038 है। ठीक है, तो ये 2 राज्य ऐसे हैं जो महिलाओं की स्थिति के लिए बहुत ही अच्छे हैं, और ये हमेशा टॉप पर रहते हैं। साक्षरता में भी महिलाओं को ये टॉप पर ही रखते हैं। ठीक है, वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली 1000 पर 866 है तथा हरियाणा 877 है, जो कि बहुत खराब औसत है। ठीक है, इसको It's 11:49 a.m.
को कम करना। बात करें व्यवसायिक संरचना के बारे में, तो आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के अनुसार किए गए जनसंख्या वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। इसकी एक डेफिनेशन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किसी भी देश में विभिन्न व्यवस्थाओं को करने वाले भिन्न भिन्न लोग हैं, व्यवसायों को करने वाले अलग अलग लोग हैं। आपके आसपास भी, आपको आपके घर में भी देखने को मिलेगा। यदि आपके घर में 4-5 लोग हैं तो हर किसी का व्यवसाय अलग अलग होगा, है ना। तो इस प्रकार से ये कह रहा है, व्यवसाय को सामान्य, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक श्रेणी में कृषि, पशुपालन ये सब आते हैं, जो मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। वहीं द्वितीय में आता है उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। ठीक है, जैसे आटे से ब्रेड बनाना, इस तरह से आटा क्या हो गया, गेहूं क्या हो गया, प्राथमिक हो गया क्षेत्र, और द्वितीयक क्या हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, तृतीयक क्रियाकलापों में परिवहन संचार आते हैं, अर्थात ब्रेड को किसी दुकान पे जाके आप दे आए और वो दुकान वाला आपको सर्विस दे रहा है आपके घर तक उसे पहुंचाने की। ठीक है, तो ये हैं तीनों क्षेत्र, आपको समझ में आ गए होंगे इजीली। आगे बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, आगे बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के बारे में। तो भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, ठीक है, जो स्वास्थ्य है वो भी एक बहुत बड़ा कारक है जनसंख्या वृद्धि में। एक सेकेंड रुकिएगा। तो स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य क्या है, एक महत्वपूर्ण घटक है जनसंख्या की संरचना में, जो विकास की प्रक्रिया को भी बहुत प्रभावित करता है। इसके बारे में हम ऐसे ही औरली बात कर। It's 11:53 a.m. तो हमारे 10,000 हुए हैं फैमिली, लेकिन अभी इस फैमिली को और बढ़ाना है। तो ये सब आपके सपोर्ट के बिना हो नहीं सकता। तो कीप सपोर्टिंग डिलाइट आईएएस, जो आपको इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, चलिए। It's 11:55 आपको डेली a.m. क्विज देखने को मिलेगी और इस क्लास की पीडीएफ भी आपको ज़रूर वहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।